बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक का क्वेश्चन इस तरह से पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, डिस्क्राइब द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर दिस मैकेनिज्म। मतलब इस सवाल में आपको फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को डिफ़ाइन करना है और दूसरा इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए जो मैकेनिज़्म इसमें इन्वॉल्व है, इस मैकेनिज़्म को डिस्क्राइब करने के लिए जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है उस पर हमें बात करनी है। अच्छा, ये आंसर हमारा ये है। अच्छा, इस को मैं चाहूँगा कि आप इसका वन बाय वन एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि क्योंकि मुझे इसमें एक डायग्राम आपको बनवानी है, तो मैं इसको डायग्राम, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर वो डायग्राम आपने पिछले लेक्चर में सेंटर सैप की जो डायग्राम थी वो मैंने पहले से बना दी थी। तो कुछ बच्चों की ख्वाहिश ये थी कि सर आप बना के दिखा दें ताकि हमें उस डायग्राम को बनाने का पैटर्न हमें समझ में आ जाए। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं नीचे कर दूंगा ताकि आपके पास आंसर जो है वो कमल आंसर आप तक पहुंच जाए, ठीक है। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बल्कि ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा इसका आंसर है। बाकी अब मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, ये देखिए, ये डायग्राम हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है तकरीबन, ठीक है। और इसको लेबल करना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका आंसर देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर डायग्राम में जो जो बातें आती रहेंगी वो हम डिस्कस करते चले जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें कहा गया फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन क्या होता है? फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इनसाइड अ प्लांट बॉडी फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस सोर्स टुवर्ड्स द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म सिंक थ्रू द फ्लोएम एलिमेंट sieve tubes is known as translocation। अब देखिए, कई बातें हैं इसके अंदर। मतलब पहले तो आसान करके मैं आपको ये बता दूं कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पौधे में जो फूड सिंथेसाइज होती है, उस फूड का पूरी प्लांट बॉडी में फैलने का, डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट बॉडी में वो ऑर्गन जो फूड सिंथेसाइज करता है वो होते हैं लीव्स। तो लीव्स में जो फूड बनाई जाती है, वहाँ बनने वाली वो फूड फ्लोएम के ज़रिए, फ्लोएम प्लांट बॉडी में पाए जाने वाले वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं,
जो फूड कंडक्शन का काम अंजाम देते हैं। तो फ्लोएम के ज़रिए इस फूड का जो कि लीफ के अंदर बनी है वो पूरी बॉडी के अंदर फ्लोएम के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म, सप्लाई का मैकेनिज़्म फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अच्छा, मैं डायग्राम पर वापस आना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमने डेफिनेशन में लिखी हैं बच्चों, तो मैं चाहूँगा कि हम इनको थोड़ा सा देख लें। देखिए, ये जो सेल बना हुआ है ना, ये अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये जो सेल मैंने बनाया है ये एक लीफ का सेल है, ठीक है, ये लीफ का सेल है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको? ये जो सेल है ये लीफ के अंदर इस किस्म के सेल पाए जाते हैं। वजह इसकी ये है कि इस सेल के अंदर हमें वो ऑर्गेनल दिखाई दे रहे हैं जो फूड बनाते हैं। ये जो ऑर्गेनल बने हुए हैं ना ग्रीन कलर के, ये डायग्राम इंडिकेट कर रही है कि ये क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये कहलाते हैं लीफ के सेल। अब जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है कि फूड का, जिस जगह पर फूड बननी है वहाँ से उस जगह फूड का सप्लाई होना जहाँ फूड को मेटाबोलाइज किया जाएगा। तो अब यहाँ दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, एक जगह वो है जहाँ फूड बनी, एक जगह वो है कि जहाँ फूड बनती नहीं है बल्कि यूटिलाइज होती है। अब आप ज़रा देखिए नीचे वाला जो सेल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नीचे वाला जो सेल है वो लीफ का सेल तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर मैंने क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाए। अब यहाँ पर इन दोनों सेल को नाम अलग अलग दिए गए। जिस सेल में फूड बनती है उसे कहा जाता है सोर्स, ये सोर्स सेल कहलाएगा। और ये रूट का जो सेल है जहाँ पर फूड बनती नहीं है बल्कि कंज्यूम होती है, उस सेल को नाम दिया जाता है सिंक सेल का। तो ये जो मूवमेंट होती है ना फूड की, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सोर्स टू सिंक मूवमेंट, यानी जो मूवमेंट है फूड की वो सोर्स से सिंक की जानिब फूड ट्रैवल करेगी। अच्छा, किसके ज़रिए ट्रैवल करती है फूड? फूड ट्रैवल करती है फ्लोएम एलिमेंट्स के ज़रिए। अच्छा, फ्लोएम एलिमेंट्स कहाँ मौजूद हैं? ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, जो ब्लू कलर का हमने जो एक ट्रैक बनाया है, ये कहलाते हैं सीव ट्यूब सेल, यानी कहते हैं सीव ट्यूब सेल। ये पूरी इनकी लाइन है, सीव ट्यूब सेल्स की एक पूरी कतार है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, जाइलम पिछले लेक्चर में हमने असेंट ऑफ सैप पर बात की थी। असेंट ऑफ सैप का अमल होता है जाइलम के ज़रिए, और जाइलम के अंदर दो इक़साम के सेल हैं जो पानी के गुज़रने के लिए रास्ता बनाते हैं। एक टाइप थी सेल की जिनको वेसल्स कहा गया था, सेल की दूसरी टाइप थी जिनको ट्रैकाइड्स का नाम दिया गया था। दोनों जो सेल थे ना, ट्रैकाइड और वेसल, ये डेड सेल्स होते हैं, ये अलाइव नहीं होते। लेकिन ये जो सीव ट्यूब सेल हैं जो फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं, फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि ये अलाइव सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर ये जो मैं एक सेल के अंदर, अब ये पूरा एक सेल है, ये एक सेल है, ये जो मैंने जगह बनाई है ना, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म की पतली सी एक लेयर है जो इनकी दीवार के साथ साथ डिपॉजिट हुई होती है, और सेंटर में क्या होता है? एक खोखला रास्ता होता है जिसके ज़रिए फूड ट्रैवल करती है। अब आप कहेंगे सर इसमें न्यूक्लियस का है? हाँ, ये एक अहम बात ये है कि ये सेल अलाइव तो ज़रूर होते हैं लेकिन ये नॉन न्यूक्लिएटेड टाइप के अलाइव सेल्स होते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड अलाइव सेल्स, ठीक है। ये बिल्कुल वही जुमला है जो आप ह्यूमन आरबीसीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ह्यूमन आरबीसी का मतलब है वो एनिमल सेल्स होते हैं। आरबीसीज क्या हैं? ह्यूमन के या मैमल्स के जो आरबीसीज होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड अलाइव सेल्स होते हैं, लेकिन वो एनिमल्स में। और प्लांट बॉडी में अगर पूछा जाए कि नॉन न्यूक्लिएटेड अलाइव सेल की कोई एग्जाम्पल बताइए तो आप कहेंगे सीव ट्यूब सेल। अच्छा, अब आपको बताया कि न्यूक्लियस का काम है कि वो सेल की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस तो है नहीं सीव ट्यूब सेल के अंदर,
तो क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता तो इसके फंक्शन को, इसकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए सीव ट्यूब सेल के साथ फ्लोएम के एक और टाइप के एलिमेंट्स लगे होते हैं। फ्लोएम के एक और टाइप के सेल, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, इसमें सारे सेल एक जैसे नहीं है। सीव ट्यूब सेल ये सेल की एक वैरायटी हो गई। दूसरी वैरायटी उनको कहते हैं कंपेनियन सेल। ये नज़र आ रहा है कंपेनियन सेल। ये जो बीच में सेल है ऑरेंज कलर का, उसको मैं कहूँगा कि ये है कंपेनियन सेल। तो इसी तरह से यहाँ पर भी मौजूद है कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल का काम है इट रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द सीव ट्यूब सेल, ठीक है। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सीव ट्यूब सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, हाउ देयर एक्टिविटीज आर मेंटेन्ड। तो आप कहेंगे देयर एक्टिविटीज आर मेंटेन्ड बाय अ स्मॉल साइज्ड न्यूक्लिएटेड सेल विच इज़ नोन एज द कंपेनियन सेल। अच्छा, अब ये जो सोर्स सेल है बच्चों, ये जो सोर्स सेल है, इसमें जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो फूड सिंथेसाइज होगी। जब यहाँ पर फूड सिंथेसाइज हो जाएगी तो बनने के बाद ये जो फूड है, फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये समझ लीजिए ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, इनको ये कंपेनियन सेल कैप्चर करता है, हासिल करता है, ठीक है, और इनको ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पर, यहाँ पर इस जगह पर, यानी सीव ट्यूब सेल के अंदर। और ये जो मैकेनिज्म है ना, इस ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म है, इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जैसे कि आपके जहन में होनी चाहिए बात कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अमल होता है ये एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है। कंपेनियन सेल का काम यहाँ पर ये है कि ये सोर्स सेल्स में मौजूद जो फूड है, जो ग्लूकोज बना है, जो फूड सिंथेसाइज हुई है, उस फूड को ये कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद इसको पहुँचा देता है सीव ट्यूब सेल में। अच्छा, सीव ट्यूब सेल में इससे पहले क्या मौजूद था, अहम बात यह है, इसके अंदर इससे पहले क्या मौजूद था। तो मैं कहूँगा इससे पहले इसके अंदर था पानी, यहाँ पर सिर्फ पानी था, ठीक है, और पानी में थोड़ा बहुत शुगर भी मौजूद थी। अच्छा, अब ये वाली जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है जो रेड कलर का है ना, इसको मैं लेबल करूँगा कि ये है बेसिकली जाइलम वेसल्स का एक ट्रैक्ट। ये जाइलम वेसल्स का एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। और जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जाइलम वेसल्स के अंदर क्या चीज़ ट्रैवल करती है, जाइलम वेसल्स के अंदर पानी और उसके साथ मिनरल्स होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह की होती है कि यहाँ पर पानी के अंदर मौजूद है मिनरल्स। यहाँ पानी में, अभी इस बात को थोड़ी देर के लिए जहन से निकाल दीजिए कि कंपेनियन सेल ने सोर्स सेल से ग्लूकोज को या शुगर को, क्योंकि सुक्रोज की शक्ल में ये फूड ट्रैवल करती है, तो मैं ग्लूकोज का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, तो वो सुक्रोज की शक्ल में ये मूवमेंट होती है फूड की। तो अभी यहाँ पर सुक्रोज यहाँ शामिल नहीं हुआ किया गया है, थोड़ा सा मौजूद है, लेकिन सूरत हाल इस तरह की है कि जितना परसेंट पानी में यहाँ पर मिनरल्स मौजूद हैं, उतना ही परसेंट यहाँ पर पानी में सुक्रोज मौजूद है। तो उसका मतलब है कि दोनों साइड पर जो सॉल्यूशंस हैं, यानी जाइलम में मौजूद वाटर के साथ मिनरल की कंसंट्रेशन और सीव ट्यूब सेल में पानी के अंदर जो सुक्रोज की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। तो हम ये कहेंगे दोनों साइड पर जो सोल्यूशन है वो इक्वल कंसंट्रेशन के हैं, तो ऐसे सोल्यूशंस को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशंस कहा जाता है। अब ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है यहाँ पर दोनों साइड पर। अच्छा, अभी फूड नहीं आई है, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब जब आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि ना यहाँ से पानी इधर आएगा ना यहाँ से पानी उधर जाएगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। होता ये है, आप ये कहेंगे जितना पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है उतना ही पानी यहाँ से यहाँ, इक्विलिब्रियम वाली मुतवाज़न कैफियत यहाँ पर मौजूद है, एक स्टेबल कंडीशन मौजूद है,
ठीक है ना। तो पानी हमें ना यहाँ से यहाँ जाता हुआ नजर आएगा, ना यहाँ से यहाँ पानी आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। लेकिन जब कंपेनियन सेल सुक्रोज को कैप्चर करके यहाँ पर शामिल करना शुरू कर देता है, ठीक है, सुक्रोज यहाँ पर ऐड कर दिया गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, किस अमल के जरिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो अब मुझे बताइए कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट की मिकदार को बढ़ा देते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है। सॉल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। इसका मतलब है, मैं कहूँगा यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। इस सॉल्यूशन का लो वाटर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। किस वजह से? सुक्रोज की एडिशन की वजह से। उसके मुकाबले में यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल होगा वो हाई हो जाएगा इस कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो अपनी जगह पर ही था ना, यहाँ तो कोई चीज़ ऐड ना ऐड हुई ना सब्ट्रैक्ट हुई। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या? हाई वाटर पोटेंशियल। पानी की जो मूवमेंट होती है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की जानिब पानी हमेशा ट्रैवल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर पानी मूव करेगा और यहाँ से पानी निकल के इधर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पानी की मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सुक्रोज यहाँ दाखिल किया गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पानी खुद ब खुद आ गया, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से जो शुगर ऐड हुई उस शुगर ने वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया। उसके कंपैरिजन में जाइलम एलिमेंट्स के अंदर, जाइलम वेसल्स के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो उसके कंपैरिजन में बढ़ गया। इसलिए वाटर जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की जानिब ट्रैवल करता है। तो ये जो अमल यहाँ पर हुआ है ना कि सुक्रोज ऐड हुई, तो यहाँ से पानी यहाँ पर आ गया, इस मैकेनिज्म का नाम है फ्लोएम लोडिंग। इस अमल को हम नाम देंगे, ये अमल कहलाएगा फ्लोएम लोडिंग। ठीक है। अब इसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा बच्चों। जब प्रेशर जनरेट होगा तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा अब ये देखिए, ये जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ना, इनकी ये जो ट्रांसफर्स वॉल होती हैं, इनकी ये ट्रांसफर्स वॉल है ना, इनको कहते हैं सीव प्लेट्स। इन्हें कहते हैं सीव प्लेट। देखिए सीव के मायने होते हैं छलनी। छलनी जैसे आप वो चाय को, पत्ती को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके लिए उर्दू का जो सही लफ्ज़ है वो छलनी है। बाद लोग उसको छन्नी कहते हैं, तो छन्नी नहीं होता, छलनी ये सही लफ्ज़ है, छलनी। तो ये इस आप देख रहे हैं इसकी जो ये वाली ट्रांसफर्स वॉल है, इन पे सुराख हैं, तो ये छलनी नुमा होता है ये सेल, यानी इसकी वॉल जो है ट्रांसफर्स वॉल सीव प्लेट्स कहलाती है, जिन पे बारीक बारीक सुराख होते हैं। इन सुराखों के ज़रिए पानी और पानी के अंदर मौजूद जो सुक्रोज है वो ट्रैवल करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं? फाइनली ये सारी चीज़ें बिलाखिर पहुँच जाती हैं सिंक सेल के नज़दीक, यानी पानी के साथ ट्रैवलिंग हो रही है। अब ये सिंक आ गया ना, या करीब में सिंक है। अब जब सिंक के नज़दीक ये चीज़ें पहुँच गई तो अब यहाँ पर फिर कंपेनियन सेल अपना रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा कंपेनियन सेल? कंपेनियन सेल का काम यहाँ पर ये होगा कि कंपेनियन सेल अब यहाँ से सुक्रोज को कैप्चर करेगा, वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा, और यहाँ से लेने के बाद इस सुक्रोज को पहुँचा दिया जाएगा कहाँ पर? सिंक सेल के अंदर। ठीक है। तो ये सुक्रोज अब फाइनली कहाँ पहुँचने में कामयाब हो गया? यहाँ पर सिंक सेल के अंदर। ठीक है। अब जब सुक्रोज निकलना शुरू हो जाएगा तो अब वो पुरानी वाली बात जहन में रखिएगा कि सुक्रोज के ऐड होने से वाटर पोटेंशियल क्या हो गया था बच्चों? आप कहेंगे वाटर पोटेंशियल लो हो गया था। ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि सुक्रोज माइनस हो रहा है। जब सुक्रोज माइनस होगा
तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई वाटर पोटेंशियल। इसके मुकाबले में यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो जब पहले यहाँ पर हाई था, यहाँ लो था, तो पानी यहाँ से यहाँ आया। अब उल्टा अमल हो गया कि सुक्रोज निकल जाने की वजह से यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पर हाई हो गया, यहाँ लो हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से पानी निकल के वापस फ्लोएम से पानी वापस निकलेगा। निकलने के बाद जहाँ से आया था, कहाँ से आया था, जाइलम से आया था, वो पानी दोबारा से जाइलम को रिटर्न कर दिया जाता है। ये जो अमल है हो रहा है यहाँ पर कि सुक्रोज को निकाला जा रहा है, पानी वापस आ रहा है। इस अमल को, इस मैकेनिज्म को नाम दिया जा रहा है फ्लोएम अनलोडिंग। इस अमल को कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। फ्लोएम क्या हो रहा है, यहाँ पर अनलोड हो रहा है। ठीक है, ये देखिए मैकेनिज्म होता है। उम्मीद है मैंने बहुत आसान अल्फाज में कोशिश की है कि मैं इसको डिस्क्राइब करूं। तो ये डायग्राम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने आसान सी सिंपल सी डायग्राम बनाई है और इन्हीं चीज़ों को आप यहाँ पर लेबल करके इस डायग्राम की किसी तरह से वजाहत करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऊपर कुछ बातें आपको बताते चलूँ। ये हमने डिस्कस कर लिया। पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन पे अगर मैं बात करूँ तो पानी किस रास्ते से मूव करता है, तो आप कहेंगे प्लांट बॉडी में ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट का मतलब है सुक्रोज, किसके ज़रिए मूव करता है, फ्लोएम के ज़रिए। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कर्टिस, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको बारे में पहली मरतबा ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि पानी किस रास्ते से ऊपर जाता है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन फ्लोएम अकर इन बोथ डायरेक्शन। ये देखिए बड़ी अहम बात है, बुक में तो शायद ये बात पता नहीं लिखी है नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी मतलब ये कंपैरिजन के लिहाज से बता रहा हूँ। जाइलम के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है पानी और नमकियात सिर्फ नीचे से ऊपर जा सकते हैं, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ये बात जहन में बिठा लीजिएगा, ठीक है। जाइलम की बात हो। अब फ्लोएम की बात कर रहा हूँ। फ्लोएम के अंदर पानी के साथ जो फूड यानी सुक्रोज की मूवमेंट है, ट्रैवलिंग है, वो ऊपर से नीचे भी हो सकती है, नीचे से ऊपर भी हो सकती है। अच्छा, दारोमदार किस चीज़ पर होगा, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा ये अमल। तो अगर मैं ये बताने की कोशिश करूं कि ये किस चीज़ पर बेस करता है, तो देखो ये मेरे आंसर है। फोर्स फॉर ट्रांसलोकेशन। देखिए, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग अ फोर्स इज डेवलप्ड which help in the flow of food substances in the phloem। अब जहाँ पर फ्लोएम लोड हो रहा होगा ना, वहाँ से फूड ट्रैवल करेगी और जहाँ अनलोड हो रहा होगा उस तरफ ट्रैवल करेगी। अब मुमकिन है कि अनलोडिंग जो है वो ऊपर की जानिब हो और लोडिंग जो है वो नीचे की जानिब हो रही हो, ठीक है ना। किसी प्लांट ऑर्गन को, प्लांट ऑर्गन मिसाल के तौर पर फ्लावर जो है वो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, और लीफ नीचे, तो लीफ तो फूड बना रहा है, फ्लावर फूड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि फ्लावर के अंदर फूड मेटाबोलाइज होती है, कंज्यूम होती है, वो सिंक के तौर पर काम करेगा फ्लावर, और लीफ जो है वो सोर्स है। तो लीफ के अंदर जो है वो लोडिंग होगी, फ्लावर के अंदर अनलोडिंग है, तो मूवमेंट नीचे से ऊपर की जानिब भी हो रही है और ऊपर से नीचे तो होती ही है। लीव्स नॉर्मली तो लीफ से फूड रूट की जानिब ट्रैवल करती है। तो ये बाई डायरेक्शनल वाली बात ये आप जहन में रखिएगा, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में एक बड़ा डिफरेंस ये भी होता है। अच्छा भाई, बाकी देखिए ये फ्लोएम के एलिमेंट्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। फ्लोएम के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं। सीव ट्यूब सेल, मैंने तफसील से इनके बारे में आपको बता दिया है, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। सारी बातें मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ठीक है। कंपेनियन सेल, इनका क्या रोल है ये भी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, फ्लोएम में 2 टाइप के सेल और होते हैं। फ्लोएम फाइबर होते हैं जो कि स्क्लेरन कायमा का मतलब है डेड सेल होते हैं। ये जो फ्लोएम की सीव ट्यूब सेल की नालियाँ है ना, उनको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और एक और चीज़ होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा, इनका काम होता है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है दीज सेल्स स्टोर वाटर एंड फूड, वाटर के साथ साथ फूड भी होती है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा
इजाफा कर लीजिएगा, वाटर एंड फूड, ये अपने अंदर पानी और फूड को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोएम के कंपोनेंट्स हो गए। अच्छा, आप इसमें चाहें तो थोड़ा बहुत तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा बेटा इसमें, ठीक है ना। आप फ्लोएम फाइबर की हेडिंग को चाहें तो माइनस कर दीजिए, फ्लोएम पैरेनकाइमा की हेडिंग को चाहें तो आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन खैर वो एक एक लाइन ही है, इतना ज़्यादा। अच्छा, सोर्स टू सिंक मूवमेंट की बात हुई, वो हमने आपको पूरी बता दी है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये फोर्स मैंने पहले बता दी। अब इस सिलसिले में ये जो थ्योरी, ये जो हमने पूरा मैकेनिज्म बताया है ना, इस मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट मंच। अर्नेस्ट मंच ने इसको पहली मर्तबा डिस्क्राइब किया था 1930 में। तो ये मंच के नाम से ये थ्योरी मशहूर है, मंच हाइपोथेसिस भी कहलाता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। अच्छा, इसको प्रेशर फ्लो थ्योरी भी कहते हैं या इसको मास फ्लो थ्योरी भी कहा गया है। तो मुख्तलिफ नामों से एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, मंच हाइपोथेसिस। और ये अगर एमसीक्यूज आ जाता है, सवाल नहीं आया, एमसीक्यूज आ जाए पेपर में, द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इज कॉल्ड, आप कहेंगे मंच हाइपोथेसिस, आप कहेंगे मास फ्लो थ्योरी, आप कहेंगे प्रेशर फ्लो थ्योरी। जैसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर अ सेंट ऑफ सैप इज ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी, वो हमने पिछले टॉपिक में डिस्क्राइब की थी, ठीक है। बाकी पूरी डिटेल जो यहाँ पर लिखी हुई एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया था, फ्लोएम लोडिंग कैसे होती है, अनलोडिंग कैसे हो रही होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर मेंशन की गई हैं, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा कोई डिस्क्रिप्टिव टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।